देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, शाम का समय था और आज ठंडी ठंडी हवाएं अपना कहर बरपा रही थी। ठंड का एक ऐसा जमावड़ा था कि लोगों को दिन में भी चादर ओढ़कर ही घर से बाहर निकलना पड़ रहा था। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवाओं ने मेरे शरीर को भी पूरे तरीके से बर्फ की तरह से जमा दिया था। उस समय मैं ड्राइव कर रहा था और मैं अपनी सारी डिलीवरीज खत्म कर चुका था। जब मैं वापस अपनी दुकान पर पहुंचा तो मेरे मालिक ने मुझे आज एक और डिलीवरी करने का न्योता दे दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि आज आपको एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम ट्रक ड्राइविंग का काम इसलिए करते हैं ताकि हम अपने घर का खर्चा करा सकें, जिस कारण मैं इस डिलीवरी को कंप्लीट करने हेतु तत्काल तैयार था। लेकिन मेरे साथी ड्राइवर का कहना था कि उस रास्ते में भूत पिशाच निवास करते हैं, जिस कारण कोई भी उस डिलीवरी को करने से कतरा जाता है। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास ही नहीं किया, और साथ ही मेरे जीवन में कभी भी इस तरीके की घटना ने कोई जन्म ही नहीं लिया, जिस कारण इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं होना एक लाजमी सी बात थी। लेकिन ज़िंदगी जैसे जैसे समय का पहिया घूमता है तो वैसे वैसे इंसान को इन चीज़ों से सामना करना ही पड़ता है जो इस दुनिया में मौजूद होती हैं। उस दिन रात के करीब 7:30 बजे के आसपास मैं अपना ट्रक पूरा लोड करवाने के बाद वहाँ से निकल पड़ा। आज मेरे साथ कोई नहीं था, या फिर ऐसा कहें कि आज मेरा खलासी उस डिलीवरी के नाम से अपने घर लौट गया। पता नहीं क्यों, लेकिन धमुखेड़ा गांव का नाम जैसे उन सभी लोगों के कानों में पड़ा तो उन सभी की आंखें कुछ पलों के लिए तिलमिला सी गईं। पता नहीं क्या था उस स्थान पर ऐसा, जिस कारण मेरे सभी साथी ड्राइवर और सभी हेल्पर उसका नाम सुनते ही डर के मारे वहां जाने को तैयार नहीं थे। मगर मैं नया नवेला ट्रक ड्राइवर होने के साथ काफ़ी जोशीला भी था। मैं लंबी लंबी उबासियाँ लेता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी मुझे अपने ट्रक के बिल्कुल सामने एक आदमी दिखाई दिया जो मुझसे लिफ्ट मांग रहा था। तभी मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी के सामने अपने ट्रक का ब्रेक लगा दिया। तभी वो आदमी ट्रक के नीचे से बोल पड़ा, अरे भाई साहब, मुझे आगे वाले गांव तक ही जाना है, अगर आप छोड़ दोगे तो भगवान आपका भला करेगा। फिर क्या था, मैंने उसे अंदर बैठने को कहा और फिर वो बंदा मेरी ट्रक में बैठ गया। उसके बैठने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन ट्रक थोड़ी सी हिल गई। या तो मुझे ही ऐसा प्रतीत हुआ या फिर असल में कुछ ऐसा हुआ था। और ऊपर से मुझे इस बात का भी डर था कि कहीं सामान के अंदर कोई टूट फूट ना आ जाए, वरना कुछ सामान टूटने पर नुकसान की भरपाई करनी होगी। बाद में मैं अपने आगे वाले हिस्से से नीचे उतरते हुए ट्रक के पीछे पहुंचा और सामान पर अपनी निगरानी दौड़ाने लगा। मैंने देखा कि पूरा सामान एकदम सही से रखा हुआ था। बाद में मैंने इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया और वापस से अपने ट्रक में आकर बैठ गया। रास्ता अभी भी तकरीबन 75 किलोमीटर का बाकी था, जिस कारण ट्रक फुल स्पीड में भागने वाली थी। मैं अपने ट्रक में बैठने के बाद अब ट्रक को वापस से उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ाने वाला था तो उस बंदे ने मुझसे पूछते हुए कहा, अरे भाई, तुम्हें आगे कहाँ तक जाना है? तो मैंने उसे खेड़ा गांव के बारे में बताया, जिसे सुनकर उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि लोगों को उस गांव से ऐसी क्या नफरत है जिसकी वजह से सभी लोगों के अंदर डर नाम का एक भूचाल उठने लगता है। मुझे नहीं मालूम था कि लोगों में उसका क्या खौफ है। मुझे बस अपनी डिलीवरी से मतलब था, तो मैंने उस आदमी से इसके बारे में पूछना भी ठीक नहीं समझा। फिर मैं चुपचाप अपने ट्रक को ड्राइव कर रहा था। फिर वो आदमी बोल पड़ा, भाई साहब, शायद आपको पता नहीं है, उस गांव के अंदर प्रेत आत्माओं का इतना गहरा वास है कि आपके ऊपर भूत प्रेत का वार कभी भी हो सकता है। इस बार मेरे मन में हंसी का भूचाल उठ रहा था। मैं हंसना तो चाहता था, लेकिन मेरे मुंह से हंसी तक बाहर ही नहीं निकल पाई। खैर, वो आदमी उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, जिस कारण मैंने उसकी बातों को काटना ठीक नहीं समझा और उसकी बातों को सुनता रहा। बाद में मैं भी उस आदमी को कहने लगा, अरे भाई साहब देखो, मुझे भी भूत प्रेत से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस अपनी डिलीवरी ख़त्म करके वापस लौटना है, और ये डिलीवरी मैं तत्काल से तत्काल पूरी करके ही घर लौटना चाहता हूँ। फिर मैंने उस आदमी को सीधे मुंह फोड़ते हुए कहने लगा, आप इतने पढ़े लिखे लग रहे हैं, क्या आप भी इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं? तो उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई।
तो वो आदमी बोल पड़ा, जिस इंसान के अंदर ये हरकतें बीत जाती हैं वही इन चीज़ों के एहसास के बारे में एक इमेजिन कर सकता है, और जो लोग इन्हें भ्रम मानते हैं वो भी इनकी चपेट में बहुत जल्द पहुंच जाते हैं। एक बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ चुका था कि इस आदमी की तरकत से निकाले गए कुछ तीर मेरे ही तरफ बढ़ रहे थे, यानी कि ये निशाना मेरे ऊपर साध रहा था, क्योंकि यहाँ एक मैं ही तो था जो इन चीज़ों पर विश्वास करने से कतरा जाता था, और यह मेरे ऊपर निशाना साध कर ठीक नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं साबित करने वाला था कि इस दुनिया में ना ही तो कोई भूत होता है और ना ही कोई पिशाच या फिर जिन, और होता है तो सिर्फ लोगों का अंधविश्वास। इतना सोचकर मैंने उस आदमी की सारी बातें किसी कचरे के ढेर में डाल दी। ठंड का जमावड़ा कुछ इस तरह बढ़ चुका था कि मेरे हाथ और पैर एकदम ठंडे पड़ चुके थे। मुझे किसी भी वक्त किसी आग की बेहद ज़्यादा आवश्यकता थी ताकि मैं अपने आप को थोड़ा सा गर्म कर सकूं। अभी मैं अपने कांपते हाथों से ट्रक ड्राइव कर ही रहा था कि तभी उस आदमी ने मुझे ट्रक रोकने को कहा। दरअसल उसका निवास स्थान आ चुका था जहां उसे उतरना था। फिर ट्रक से उतरते ही उस आदमी ने एक बार फिर कहा, भाई साहब माफ़ी चाहूँगा, लेकिन आपको सतर्कता ही आपका प्रथम हथियार है, क्योंकि ज़िंदगी दांव पर लगी है आपकी। भूत प्रेत कभी भी आपको मौत के द्वार तक पहुँचा सकते हैं। इस बार उस आदमी की बातों से मेरे दिल में एक जोरदार ठेस पहुँचा। दरअसल उसके कहने का अंदाज मुझे बड़ा ही अजीब और सीरियस लगा, जिस कारण मुझे थोड़ा बहुत ठेस तो पहुँचा ही था, लेकिन मैंने एक बार फिर उस आदमी की बातों को अपने दिमाग से निकालना ही बेहतर समझा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस डिलीवरी पूरा करने से पहले मेरा दिमाग खराब हो जाए। और इस वक्त मैं उस गांव के बेहद करीब भी पहुंच चुका था। उस गांव से थोड़ा पहले ही मुझे बड़ी बड़ी जंगली झाड़ियां दिखाई दे रही थी, और साथ ही बड़े बड़े कच्चे मकान भी वहां पर नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो कुछ समय पूर्व ही यहाँ से किसी गाँव को खाली किया गया हो, क्योंकि कच्चे मकान टूटे फूटे जमीन पर पड़े हुए थे और वहां पर कच्चे ईंटें भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर आगे से ही उस गांव का एरिया शुरू होता था, लेकिन अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। अब ट्रक भी नॉर्मल रफ्तार के साथ आगे बढ़ ही रहे थे। ट्रक के सामने मुझे एक कुत्ता दिखा। उस कुत्ते का एक पाँव नहीं था, तभी वो अपने 3 पैरों के साथ सड़क पर बैठा हुआ था। जब मैंने ट्रक का हॉर्न दिया तो वो कुत्ता अपनी जगह से उठता हुआ सड़क से नीचे पहुंच गया, लेकिन नीचे पहुंचने के बाद वो मेरी ट्रक की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। वो कुत्ता इतनी जोर जोर से भौंक रहा था मानो मैंने उसका खाना खा लिया हो। लेकिन जब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मेरे ट्रक की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ देखकर भौंक रहा है, तो मैंने पहले तो नीचे उतरने का सोचा, मगर बाद में मैंने अपने फैसले में बदलाव कर दिया। मैंने अपने ट्रक को आगे बढ़ाना ही ठीक समझा, क्योंकि अब उस गांव की दूरी बेहद कम थी। उसके बाद मेरी ट्रक उस गांव की तरफ बढ़ने लगी जो यहाँ से बेहद कम दूरी पर था। धीमे धीमे ट्रक की रफ्तार मैंने काफ़ी कम कर दी थी। रात के करीब 11 बजने को आए थे। चारों तरफ ठंड के साथ साथ जोरदार सन्नाटा छाया हुआ था। रात में आने वाले कीड़ों की ध्वनि साफ साफ मेरे कानों में पड़ रही थी, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इस समय मैं एक वीरान जगह पर हूँ। सिर्फ मेरे ट्रक की धुनी मुझे सुनाई दे रही थी, क्योंकि मुझे चारों तरफ ना ही तो कोई जानवर दिखाई पड़ रहा था और ना ही कोई पक्का मकान। ऐसा वीरान स्थान मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा था, जहाँ सन्नाटे के अलावा किसी और चीज़ की मौजूदगी नहीं थी। अभी भी मेरी ट्रक स्पीड में आगे बढ़ती ही जा रही थी, और तभी ट्रक के नीचे से मुझे एक बड़ी तेज आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ट्रक के टायर के नीचे कुछ कुचला गया है। लिहाजा मैं अपने ट्रक से नीचे उतर गया तो मैंने देखा कि मेरे ट्रक का एक टायर पूरा खून से सना हुआ था, और ऐसा लग रहा था मानो मेरे ट्रक के नीचे किसी ने अपनी जान गंवा दी हो। ये नज़ारा बड़ा ही डरावना था। फिर मैं अपने ट्रक के थोड़ा पीछे देखने लगा तो मैंने देखा कि 3 पैरों वाला वो कुत्ता एक जमीन से एकदम चिपका हुआ था, यानी कि उसी कुत्ते ने मेरे ट्रक के टायर के नीचे जाने की हिमाकत की थी। मुझे खुशी तो इस बात की हो रही थी कि मेरे हाथों से किसी इंसान की मौत नहीं हुई, लेकिन दुख तो इस बात का भी था कि यहाँ पहुँचते पहुँचते मैंने एक जीव को मौत के घाट उतार दिया। मुझे जोरों की ठंड लगने लगी तो मैं वापस से अपने ट्रक में चढ़ने लगा। तभी मुझे एक औरत की आवाज़ आई, तुमने हमारे पालतू कुत्ते को मारकर अपनी मौत को दावत दी है। मैं अपने पीछे मुड़ा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, और जब अपने सामने देखने लगा तो वहाँ पर सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम होगा, जिस कारण मुझे ऐसी आवाज़ें सुनाई दी हैं।
मैं ट्रक में बैठकर ट्रक को आगे बढ़ाने ही वाला था कि मेरी नज़र मेरी बगल वाली सीट पर पड़ी तो मैंने पाया कि वहाँ एक औरत एक कुत्ते को अपनी गोद में लिए बैठी थी। और उस औरत को अपने ट्रक में देखने के बाद जहाँ मुझे एक तरफ हैरानी हो रही थी तो दूसरी तरफ डर ने मेरे दिल में अपना भयानक आतंक मचाना शुरू कर दिया था, क्योंकि जब मेरी नज़र उस औरत के कदमों पर पड़ी तब मेरी हवा ही निकल गई। दरअसल मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था कि डायन जैसी चीज़ों के पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, तो असल में कुछ ऐसा ही था। उस औरत के कदम पीछे की ओर मुड़े हुए थे। मुझे जल्दी से जल्द या तो ट्रक को इस स्थान से निकालना था या फिर अपने आप को। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या, क्योंकि वो औरत बिना मेरी तरफ देखे ही मेरे दिल में खौफ पैदा कर रही थी। तो दूसरी तरफ उस कुत्ते का रूप मैं पहले भी देख चुका था। मुझे इन दोनों की करतूत कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है। अब मेरी समझ से सब कुछ बाहर था, लेकिन मुझे एक बात अच्छे तरीके से पता चल चुकी थी कि इस वक्त मैं किसी डायन के साथ ट्रक में बैठा हुआ हूँ, जहाँ कभी भी मेरे ऊपर मौत का वार हो सकता है। मैंने उस वक्त अपनी डिलीवरी को नज़रअंदाज किया और ट्रक से नीचे उतर गया। ट्रक से नीचे उतरने के बाद भी मुझे यहाँ से भागने का कोई बचाव वाला मार्ग वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, सामने की तरफ वाला। बाकी के चारों तरफ सिर्फ जंगली झाड़ियाँ थी। फिर मैं बिना कुछ सोचे समझे अपने सामने वाले रास्ते की तरफ ही लगातार भागता रहा, क्योंकि मेरी जिंदगी और मौत के बीच में एक वही रास्ता बचा था जो मुझे एक नई जिंदगी प्रदान कर सकता था। मैं लगातार अपने कदमों के सहारे सड़क पर भागता रहा। फिर जब मैं एक पल के खातिर अपने पीछे मुड़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल जिस जगह से मैंने भागना शुरू किया था अभी भी मैं उसी जगह पर अटका हुआ था। अब मेरा तो दिमाग खिसक गया। फिर वो औरत मेरी ट्रक से नीचे उतरने लगी और शायद वो मेरी ही तलाश कर रही थी। छल कपट का यह गांव अपना असली रंग दिखा रहा था और अब मेरा दिल समझने लगा था कि दुनिया में भूतों का अस्तित्व भी होता है। उस औरत को अपनी तरफ आते देख मैं तो एक बार फिर अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ाने लगा। फिर मेरे दिमाग में एक बात नोट हुई, जैसे जैसे मैं दौड़ने की कोशिश कर रहा था तो वैसे वैसे मैं छल कपट के अंदर फंसता ही जा रहा था। फिर मैंने अपने आप को थोड़ा शांत किया और हल्के हल्के कदमों के साथ एक पेड़ को निशाना बनाकर उसकी तरफ बढ़ने लगा। फिर थोड़ी देर में मैं उस पेड़ को क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ चुका था। मुझे उस आदमी की एक बात याद आने लगी। दरअसल उसने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हारा सामना कभी भी बहुत प्रेस से हो तो भूल कर भी पीछे पलटकर मत देखना। मैं इसी गलती को एक बार कर चुका था। अब दोबारा दोहराने की मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं थी, जिस वजह से मैं अपनी मुंडी को बिना इधर उधर हिलाए सामने की तरफ बढ़ता रहा। और उसके बाद मैं उस गांव के अंदर पहुंच गया जहां खतरों का खेल सिर्फ भूत प्रेत आत्माओं के बीच खेला जाता है। और उसके बाद मैं एक घर के पास पहुंचा जिसके बाहर एक लाइट चल रही थी। दिखने में वो घर बाकी घरों से काफ़ी बड़ा और शानदार लग रहा था। मैं जिंदगी बचाने की एक उम्मीद लेकर उस घर की डोरबेल को लगातार बजाता रहा और कुछ समय के बाद ही एक आदमी अपने घर से बाहर निकला। और जब उसने मेरा ठंड से कड़कड़ाता हुआ शरीर देखा तो उसने मुझे अंदर बुलाया और फिर मैंने उसे पूरी बात बताई। और पूरी बातों को विस्तार से जानने के बाद उस आदमी ने बताया कि हमारा गांव ऐसा ही है। यहाँ पर केवल एक आत्मा नहीं रहती बल्कि भूतों का पूरा झुंड घूमता है। जो किस्मत वाला होता है वो अपने दिमाग से बचकर निकल जाता है और जो मूर्खता की हरकतें करता है वो आत्मा उसे मृत्यु के घाट तक पहुंचा देती है। और वैसे भी इस जगह तक पहुंचने के लिए आपका सामना एक आदमी से भी होता है जो आपको रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर आप नहीं रुकते तो वो गाड़ी से नीचे उतर जाता है। और दोस्तों फिर मुझे याद आया कि ये तो उसी शख्स की बात कर रहे हैं जो मुझे रास्ते में मिला था, यानी कि वो भी एक भूत ही था। दोस्तों उस दिन के बाद सच बताऊं तो मैंने ट्रक ड्राइविंग के इस काम में कभी भी लापरवाही का कदम नहीं उठाया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। दोस्तों मेरा नाम अमित है और मैं लखनऊ का निवासी हूँ। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या हुआ था इस घटना में। कयामत की आंधी की एक रात जिसने मेरे सारे गलत विचारों को सरासर झूठ साबित कर दिया था। सर्दियों का मौसम चल रहा था और रात का समय था, जिस वजह से धुआं का माहौल काफ़ी अच्छे से छाया हुआ था। चारों तरफ कुछ कुछ लाइट की रोशनी ज़रूर दिखाई पड़ रही थी और मैं आज देर रात अपने घर की तरफ रवाना हुआ।
क्योंकि आज के दिन दुकान में कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ चुका था, जिस वजह से काम करते करते आज काफ़ी रात हो गई थी। मेरा घर हमारी उस दुकान से बेहद दूरी पर पड़ता था, तो ऐसे वक्त में मुझे पैदल पैदल अपने पैर लड़खड़ाते हुए घर की ओर बढ़ना पड़ता था। खैर, मैं अपने घर की ओर बढ़ ही रहा था कि मुझे अपने पीछे से एक चमकदार रोशनी नजर आई और इस रोशनी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह हमारी दुकान के मालिक की कार ही होगी, क्योंकि इस तरह की गाड़ी इस पूरे के पूरे शहर में सिर्फ हमारे बॉस के पास ही थी। वो गाड़ी मेरे बगल में आकर रुकी और उस वक्त रात के करीब 11 बजने को चले थे और इतने रात को बॉस यहाँ पर भला क्या कर रहे हैं। मैं इसी सोच में था कि उस गाड़ी के अंदर से एक आदमी बाहर निकला और जंगली इलाके की ओर चला गया, क्योंकि हमारा गांव एक सुनसान और जंगल इलाके के पास चेहरे मैं देखने लगा तो मैंने देखा कि उस गाड़ी के अंदर कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बॉस और कुछ कर्मचारी बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर मैं गाड़ी का कांच खटखटाते हुए बोला, हेलो सर। तो मेरा बॉस पता नहीं क्यों मगर मुझे देखते एकदम सफ़ेद सा पड़ गया। उसके चेहरे की हवाएं उड़ गईं। पहले तो मुझे भी अपने बॉस का यह बर्ताव काफ़ी अजीब लग रहा था, मगर जब उसने गाड़ी की विंडो को नीचे गिराया तो मैंने पूछते हुए कहा, अरे आप इतनी रात तक यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तो मेरे बॉस ने बताया कि वह बस थोड़ा टाइम काटने के खातिर इधर उधर टहल रहे थे। मेरा घर यहाँ से ठीक ठाक दूरी पर पड़ता था, तो मैंने अपने बॉस को मुझे घर तक छोड़ने को कहा। उस समय मेरा बॉस मुझे मना नहीं कर पाया और मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा करने लगा। इशारा पाते ही मैं भी गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ और फिर वहाँ से गाड़ी लेकर निकल पड़े। पता नहीं क्यों, लेकिन जब मैं गाड़ी के अंदर दाखिल हुआ था तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ था, मानो गाड़ी के अंदर एक घुटन भरी हुई है और मैं उसके अंदर फंस गया हूँ। लगातार वो गाड़ी अच्छी खासी रफ्तार के दम पर सड़क पर दौड़ रही थी कि फिर उस गाड़ी का पूरा वातावरण एकदम से बदलने लगा। धीरे धीरे गाड़ी के अंदर एक धीमी आवाज़ काफ़ी भयानक अंदाज में गूंजने लगी। ये तीखी आवाज़ हमारे कानों में चुभ रही थी। आज पहली बार मैं दुकान से इतनी देरी करने के पश्चात ही अपने घर लौट रहा था। इस गाड़ी की कुछ अजीब हरकतों के बाद ये गाड़ी एकदम से रुक गई और गाड़ी के रुकने के बाद मैं झट से उस कार से नीचे उतरने लगा, मगर फिर मेरी आंखें उस गाड़ी के पीछे मौजूद सीट पर पड़ी तो मेरा पूरा दिमाग हिल गया, क्योंकि बॉस ने गाड़ी के अंदर एक कटी हुई बकरी की लाश रखी हुई थी, जिसे देखकर मैं दंग रह गया और अपने बॉस से पूछने की चाहत करने लगा। लेकिन दूसरी ओर मुझे ये भी पता लगाना था कि बॉस इस बकरी की लाश का भला क्या करेंगे। गाड़ी अचानक ही बंद पड़ चुकी थी और जिस वजह से बॉस के साथ साथ ड्राइवर भी गाड़ी से नीचे उतर गया और इधर उधर भटकते हुए गाड़ी की जांच पड़ताल शुरू करने लगा, मगर कार में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर गाड़ी क्यों नहीं चल पा रही थी, हम सभी इन सब बातों से पूरी तरह से अनजान थे, मगर मेरा दिमाग बार बार उसी बकरी वाली लाश की ओर जा रहा था जो गाड़ी के अंदर पड़ी हुई थी। तभी मैं उस ड्राइवर से पूछते हुए बोला, अरे भैया, ये गाड़ी के अंदर बकरी की लाश क्यों पड़ी है और इस लाश को कहाँ ले जाया जा रहा है? वो ड्राइवर मुझे अचंभित नज़रों से घूरते हुए बोला, लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि गाड़ी तो एकदम नॉर्मल है। मैं एक बार फिर गाड़ी में झुकते हुए देखने लगा। इस बार तो मेरा पूरा बदन एकदम से कांप उठा। एक पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि गाड़ी के पीछे मौजूद सीट के ऊपर मेरी कटी हुई मुंडी पड़ी थी। एक बार के लिए मेरी चीख निकल गई और मेरी चीख सुनने के बाद मेरा बॉस भागता हुआ मेरे पास पहुंचा और फिर वह मेरा हाथ पकड़ता हुआ मुझे गाड़ी से दूर ले गया। गाड़ी से दूर ले जाने के बाद उसने मुझे बताया कि तुम्हें ज़रूर कोई वहम हुआ है, क्योंकि गाड़ी के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम्हारे साथ इस तरीके के हादसे कर सके। मुझे अपने बॉस की बातें हैरान की सीमाओं को लांघने पर मजबूर कर रही थी, क्योंकि टोटके का नाम सुनने के बाद मेरा शक तो और भी जोरों से बढ़ने लगा। फिर उस जंगल की तरफ से एक आदमी निकलता हुआ आया और गाड़ी के पास पहुंच गया। उस समय मेरी नज़र उस आदमी पर टिकी हुई थी, मगर पीछे से मेरे बॉस ने मेरे सर पर काफ़ी जोर से मारा, जिस वजह से मैं बेहोश होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। जब तक मेरी आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं उसी इलाके में खुली सड़क पर गिरा हुआ था। ठंड के मारे मेरा पूरा का पूरा शरीर अब अकड़ सा चुका था। मैं अपने हाथ पैर को हिलाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वह हिल ही नहीं रहे थे। एक पल के लिए तो मैंने चारों तरफ आवाज़ भी दी। उस सुनसान इलाके में चारों तरफ किसी इंसान तो छोड़ो, किसी कुत्ते का भी नामो निशान नहीं था। एक जोरदार चुप्पी उस सड़क के ऊपर
अपना कहर बरपा रही थी। सन्नाटा भी बवाल मचा रहा था। उस जोरदार अंधेरे के बीच में किसी तरह उस ठंड के माहौल में अपने पैरों के बल खड़ा हुआ था और इधर उधर उसी गाड़ी की तलाश करने लगा। अब मैं यही उम्मीद लगाए बैठा था कि अब वह गाड़ी मुझे कहीं भी नजर ना आए और मैं अपने घर के लिए निकल सकूं, मगर ऐसा नहीं था। वह गाड़ी मेरे बिल्कुल पीछे ही खड़ी थी और जब मैं अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उस गाड़ी की हेडलाइट अपने आप ही ऑफ ऑन होने लगी, जिस कारण मैं उल्टे कदम पीछे की ओर बढ़ने लगा। मेरे बढ़ते हुए कदम उस वक्त रुक गए जब मेरा शरीर किसी चीज से टकरा गया। ठीक से देखने पर पाया कि वह उस गाड़ी के ड्राइवर की लाश थी जो उस बकरी की हालत में थी। और इस नज़ारे को देखने के बाद मैं समझ चुका था कि यह इलाका शैतानों से घिरा हुआ है और उस ड्राइवर को मौत के घाट उतारने का मनुष्य काम किसी और का नहीं, बल्कि वहां पर मौजूद उन काली शैतानी शक्तियों का है जो इस इलाके में अपने नाम से नहीं बल्कि अपने काम से मशहूर है। अब मैं वहां से निकलने की फिराक में ही था कि तभी मेरी नज़र उस गाड़ी के ऊपर रखी हुई एक और लाश पर पड़ी। तो इस बार मेरा पूरा बदन थर थर कांप उठा, क्योंकि यह लाश हमारी दुकान के मालिक की ही थी। और फिर एक खटखट की धीमी धीमी और डरावनी आवाज के साथ गाड़ी का दरवाजा खुलने लगा। गाड़ी का दरवाजा खुल तो रहा था मगर वहां कोई मौजूद ही नहीं था। और फिर कुछ देर के बाद ही किसी के जूते पटकने की आवाज मेरे कानों में गूंज उठी और एक परछाई लगातार मेरी तरफ बढ़े जा रही थी। सड़क के किनारे एक लाइट लगी हुई थी और उस लाइट के चारों तरफ लंबे आकार के बड़े बड़े खंभे बने हुए थे और उन खंभों की तरफ से एक विशाल परछाई नजर आई जिसके हाथ में कुछ बड़ा सा दिखाई पड़ रहा था। मुझे ठीक से तो दिखा नहीं, लेकिन दिखने में वह बेहद बड़ा पत्थर लग रहा था। शायद कोई मेरे मुंह के ऊपर पत्थर फेंकने वाला था। इससे पहले ही मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाई और मैं हड़बड़ाते हुए तुरंत ही भागने लगा। मेरे दौड़ने की गति काफी ज्यादा थी, जिस वजह से मैं आधी बार पीछे पलटकर देख रहा था। हमारी दुकान का ओनर तो मर चुका था, मगर अब मुझे किसी भी तरह यहाँ से बचकर निकलना था, जो मेरे लिए बेहद कठिन था। मगर कठिनाइयों से भरे इस रास्ते के बीच बाधाओं का सिलसिला अभी सर चढ़कर बोल पड़ा, क्योंकि सामने की तरफ काले कलर वाला एक विशालकाय जानवर खड़ा हुआ दिखा, जिसका आकार किसी नॉर्मल जानवर से काफी लंबा चौड़ा था। और सबसे पहले मेरी नज़र उसके नाखूनों पर पड़ी तो मैं समझ चुका था कि मेरे सामने खड़ा ये जानवर असल में कोई जानवर नहीं बल्कि किसी प्रेत का एक खौफनाक रूप है। तभी उसने अपने दोनों नुकीले दांत बाहर निकाल लिए। पहले मुसीबत क्या कम थी जो अब इस राक्षस ने मेरा सफर तो खत्म सा कर दिया था। अब मैं जिंदगी जीने की सारी उम्मीदें छोड़ चुका था, मगर कोशिश तो अभी भी जारी थी। चारों तरफ देखने के बावजूद मुझे कोई भागने वाला रास्ता नहीं दिखा। एक तरफ वो काली परछाई अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई थी, तो अब दूसरी तरफ इस राक्षस की कयामत भी मेरे ऊपर मंडरा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। और फिर मुझे अपने जस्ट पीछे की तरफ से किसी गाड़ी की हेडलाइट अपने ऊपर पड़ती हुई दिखाई दी और उन लाइट को देखने के बाद मैं फटाफट पीछे पलटा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की ओर से एक ट्रक अच्छी खासी रफ्तार में मेरी ओर बढ़ती हुई नजर आई। मैंने उस ट्रक के सामने अपना हाथ दिखाया, लेकिन वो ट्रक वाला ट्रक रोकने को तैयार ही नहीं था। तभी मैं पूरी कोशिश करता रहा, लेकिन उस ट्रक वाले ने ट्रक नहीं रोकी। मगर शायद उसकी किस्मत को भी कुत्ता काट चुका था, क्योंकि अचानक ही उसकी भी ट्रक एकदम एक गलत जगह पर बंद पड़ गई। और तब जाकर वो ट्रक ड्राइवर उस ट्रक से नीचे उतरा और फिर मैं उसका चेहरा देखते हुए उसे लगातार घूरने लगा। मैं मन ही मन उसके ऊपर हंस रहा था, मगर दूसरी तरफ वो ट्रक ड्राइवर टेंशन के मारे ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटने लगा। मैं तुरंत ही उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे भाई साहब, हमें यहाँ से बेहद जल्दी निकलना होगा, वरना यहाँ पर मौजूद आत्माएं हमारा अहित कर सकती हैं। वो ट्रक ड्राइवर मुझे घूरते हुए धक्का देने लगा और खुद मुझसे डरते कांपते भागने लगा। मुझे उस ट्रक ड्राइवर की ये करतूत बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। खैर, उसे यूं भागता देख मैं भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। वो यहीं कुछ कदम आगे चल रहा था कि उसका एक पांव किसी चीज के अंदर धंस गया और औंधे मुंह वो जमीन पर गिर पड़ा। ये एक ऐसा वक्त था जो मुझे हिलाने में सक्षम था, क्योंकि मेरी आंखों की गजब रोशनी के सामने वो एकदम से छटपटाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली हो और धीरे धीरे उसकी हड्डियों में जान खत्म सी होने लगी। उसके हाथ पांव अब काम करना बंद कर चुके थे।
इसी बीच मैंने अपनी लाइफ का एक और खौफनाक दहशत भरा मंजर देखा जो सच में बहुत ही डरावना भी था। एक ऐसा मंजर जो मेरी जिंदगी का सबसे खौफनाक दृश्य साबित हुआ। दरअसल उस ट्रक ड्राइवर के शरीर से खून की धाराएं बहने लगी। वो जगह भी खून से लथपथ हो चुकी थी और उसके शरीर की ये दशा देखने के पश्चात मुझे अपनी जान की सलामती के लिए कुछ करने की सूझी। दोस्तों, उस समय मेरे पास मात्र एक ही चारा बचा था जो मुझे बचा सकता था। उस समय मैं गाड़ी ड्राइविंग सीखने में ही जुटा हुआ था और जब मेरी नज़र उस ट्रक पर पड़ी तो मुझे लगा शायद मैं इसको ठीक करके यहाँ से निकल सकता हूँ। लिहाजा मैं उस ट्रक की तरफ रवाना हुआ और जल्दी से उस ट्रक के अंदर दाखिल हुआ और अंदर बैठने के बाद मैंने पहली बारी चाबी घुमाई तो वो ट्रक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी फूटी किस्मत इतनी शानदार थी। मैंने ट्रक के एक्सीलेटर पर अपना कदम रखा और तुरंत ही वहाँ से निकल पड़ा। रास्ता तो अभी वीरान दिखाई पड़ रहा था, लेकिन इस बार ही मैं अपनी हिम्मत और साहस के दम पर वहाँ से निकल पड़ा। चूंकि रास्ता अभी भी एक जोरदार चुप्पी और सन्नाटे का शिकार बना हुआ था, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि जब मौत इंसान के पीछे पड़ी होती है तब वह कुछ भी करने को तैयार रहता है। इस बार मैंने भी वही किया। मुझे जिस दिशा में रोशनी नजर आई मैं ट्रक को उसी तरफ भगाता रहा। लगातार तेज गति पकड़ने के बाद मैं एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां दूध की एक लंबी चौड़ी फैक्ट्री बनी हुई थी और वहां पर पहुंचने के बाद मैं उस ट्रक से नीचे उतरा और वहां पर मौजूद सभी लोगों को इस पूरी घटना के बारे में बताया। तत्काल उसी वक्त सभी लोग मुझे लेकर उस जगह पर पहुंच गए जिस स्थान पर इस बड़े हादसे ने जन्म लिया था और वहां पर दाखिल होने के बाद मुझे उन 3 लोगों की लाश ही नहीं मिली। हालांकि वह ट्रक अभी भी हमारे साथ ही था। फिर तकरीबन 2 दिन बीत जाने के बाद भी इस बात का पता नहीं चल पाया कि आखिर उन तीनों की लाश एकदम से कहां गायब हो गई। पुलिस द्वारा काफी जांच पड़ताल भी की गई मगर उन तीनों लाशों के बारे में कोई भी पता नहीं चल पाया। साथ ही मुझे ये बात कंफ्यूज कर रही थी कि आखिर वह बुरा आदमी कौन था जो उस दिन गाड़ी से नीचे उतरते हुए जंगल की तरफ रवाना हुआ था और साथ ही बॉस के द्वारा ऐसे कौन से काम किए जाते थे जिसकी वजह से उन्हें बकरी की लाश लेकर उस जंगली इलाके में पहुंचना पड़ता था जो सच में एक भूतिया अड्डा भी है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।